हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज मैं ऑल वनडे एग्जाम के लिए चल रही सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आया हूं। कृपया आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? आपके ऑप्शन कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी आलमगीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान पर है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। और कालीबंगा जो है वो वर्तमान में कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ से क्या है? जुतुए खेत के साक्ष्य मिले थे। लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। आलमगीरपुर जो है वो वर्तमान में मेरठ राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? अशोक के ये पिताजी थे बिंदुसार। इनके ही शासनकाल में सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत बनकर डाइमेकस भारत आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी भगवान महावीर ने, या ऑप्शन डी धनवंतरी ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा अशोक ने। अशोक ने ही सर्वप्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। होड़ों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, या ऑप्शन सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या ऑप्शन डी भानुगुप्त के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि होड़ों ने किस वंश के शासनकाल में आक्रमण किया था, तो उसका आंसर क्या आएगा? गुप्त वंश के शासनकाल में। या उस समय किसका शासन था? स्कंदगुप्त का शासन था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी भाजा, ऑप्शन सी एलिफेंटा, या ऑप्शन डी एलोरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा एलिफेंटा की गुफा जो है वो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जावा में, ऑप्शन बी सुमात्रा में, ऑप्शन सी कंबोडिया में, या ऑप्शन डी चंपा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कंबोडिया में। जो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए राजराज प्रथम ने, ऑप्शन बी राजेंद्र ने, ऑप्शन सी राजाधिराज ने, या ऑप्शन डी राजराज द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम जल सेना प्रारंभ की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कालिदास, या ऑप्शन डी चंद्रप्रदाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा जयदेव जो है जयदेव ने ही गीत गोविंद काव्य की रचना की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शेरशाह सूर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी कालिंजर में, या ऑप्शन सी रोहतास में, या ऑप्शन डी सासाराम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कालिंजर में। अगर पूछा जाए कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में, और उसकी जो कब्र है वो कहाँ पे? सासाराम में स्थित है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अकबर ने राजकवि की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन ए महेशदास, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी हरिविजय सूरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फैजी। अकबर ने फैजी को राजकवि उपाधि दी थी। बात करें कविराज, तो कविराज की उपाधि से अकबर ने बीरबल या इनका अन्य नाम क्या था? महेशदास को नवाजा था। और तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, और इनका अन्य नाम क्या था? रामतनु पांडे। और हरिविजय सूरी जो कि एक जैन गुरु थे, इनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। इन्हें अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए मनोहर, ऑप्शन बी बिशनदास, ऑप्शन सी मंसूर, या ऑप्शन डी वसावन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था।
इसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। और बात कर लें कि जो मुगल चित्रकला थी किसके शासनकाल से प्रारंभ हुई थी, तो ये हुमायूं के शासनकाल से। और बात करें कि अपनी पराकाष्ठा पर कब पहुंची, किसके शासनकाल पहुंची, तो इसका सही आंसर आएगा जहांगीर के शासनकाल में ही जो मुगल चित्रकला थी वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। शुरुआत हुमायूं के समय पर हुई थी और पराकाष्ठा पर हम जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले और आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया था। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था, जिसे द्वितीय ताजमहल की संज्ञा भी दी गई थी और यहाँ इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह या ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो देखिए रंगीला बादशाह जो है वो मोहम्मद शाह को कहा जाता है और मोहम्मद शाह ही वो अंतिम राजा था जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने। इन सबको अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी गोरखपुर या ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का या पुलिस का जनक भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी पामस्टन, ऑप्शन सी एटली या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा पामस्टन। जो पामस्टन थे वो ही 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और बात कर लें कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बुद्धू भगत, ऑप्शन बी सुरगा, ऑप्शन सी सिगरा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कोल विद्रोह था जो कि 1831 से 32 के बीच में प्रारंभ हुआ था, इसका जो नेतृत्व था वो बुद्धू भगत ने किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एओ हुम, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं। और ए हुम ने क्या किया था? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की थी। इन्हें ही कांग्रेस का पिता कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे, यानी उग्रवादी गरम दल के नेता कौन नहीं थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल या ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये नरम दल से संबंधित थे, ना कि गरम दल से, यानी कि उग्र राष्ट्रवादी नेता ये नहीं थे। बाकी इन्हें किससे याद रखेंगे? जो उग्रवादी कौन थे? लाल, बाल और पाल से इन्हें याद रख लेंगे। इससे ये प्रश्न क्या है? कट जाएगा। यानी कि जो उग्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता, प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे और बाल गंगाधर तिलक थे। बाकी इससे ही जो प्रश्न क्या है वो कट जाएगा। इन तीनों को याद रखें। ये कौन थे? ये गरम दल के नेता थे। बाकी सब क्या थे? वो नरम दल के थे। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने या ऑप्शन डी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस और इंडिया होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। ये प्रश्न अच्छे से याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था 1905 ईस्वी।
बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन ए अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन सी सतीश चंद्र मुखर्जी ने, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार का एक प्रमुख पत्रिका थी संजीवनी, उसके माध्यम से ही सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव दिया था। इसको अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल में रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है, यानी नदी का जो घनत्व वो कम होता है और सागर का घनत्व क्या होता है? खारा पानी होने के कारण घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए उसका तल क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, या वायु से जल में, या वायु से कांच में। देखिए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें होती हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से हमेशा विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा सघन है। तो देखिए, हीरा और कांच। देखिए, वायु क्या है? विरल है, कांच सघन है, तो इसमें नहीं होगा। वायु यहाँ पर क्या है? विरल है, जल क्या है? सघन हो गया। जल यहाँ कांच के सापेक्ष क्या है? विरल है। लेकिन हीरा जो है वो क्या है? सघन है, और कांच जो है विरल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि प्रकाश जो है हीरे से कांच में जा रहा है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, इसलिए इस कंडीशन में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। बाकी सब में क्या है? ऑप्शन में जल से कांच में जा रहा है तो ये विरल से सघन में जा रहा है, वायु से जल में जा रहा है यहाँ भी विरल से सघन में, और वायु से कांच में जा रहा है यहाँ भी क्या है? प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है। तो ये सही नहीं होंगे, इनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। तो हीरे से कांच में प्रकाश जाएगा तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, यानी हीरा कांच के सापेक्ष सघन माध्यम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी सूर्य से दूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी तारे का जो रंग है वो क्या दर्शाता है? उसका टेम्परेचर, उसका ताप दर्शाता है। इसको अच्छे से याद रखें, इसे कोई अन्य ऑप्शन लगा के गलत ना करें। उसका ताप को दर्शाता है उसका रंग, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा उच्चतम होगी? ऑप्शन ए बैंगनी प्रकाश, ऑप्शन बी लाल प्रकाश, ऑप्शन सी पीला प्रकाश, या ऑप्शन डी नीला प्रकाश। देखिए, ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में रेसिप्रोकल का यानी कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए, बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? बैंगनी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए बैंगनी प्रकाश की ऊर्जा क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? लाल प्रकाश की, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और इसका प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या ऑप्शन डी प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो देखिए, आकाश का नीला दिखाई देना क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही प्रकाश जो है नीला दिखाई देता है, क्योंकि बैंगनी और नीले प्रकाश का जो है वो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश में जो है वो जो बैंगनी और नीला रंग क्या है वो बिखर जाता है, इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। देखो, जल का नीला दिखाई देना भी क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही जल नीला दिखाई देता है। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगी अंतरिक्ष में से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो उसका आंसर क्या आएगा? काला। अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश काला दिखाई देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या ऑप्शन डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए, यहाँ पर परमाणु के नाभिक में बात की है, ना कि परमाणु में। परमाणु में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। अगर नाभिक में बात करेंगे तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है। तो नाभिक में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके नाभिक, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। देखिए, इसको पूछ लिया जाता है कि इसकी खोज किसने की, तो इसको एक फार्मूला याद रखेंगे, ईट पर नाच। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और नाभिक की भी खोज रदरफोर्ड ने की। और बात कर लें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसे अच्छे से याद रखें। नाभिक की खोज भी किसने की? रदरफोर्ड ने की थी, और प्रोटॉन की खोज भी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी टेफ्लॉन या ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड को बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अगर बात करें कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये कांच के जो बुलेट प्रूफ होते हैं वो कारों में लगे होते हैं या फिर घर की खिड़कियों में लगा लेते हैं, तो उसके किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का। इसे अच्छे से याद रखें। टेफ्लॉन का प्रयोग किस में किया जाता है? ना चिपकने वाली सतह में बना के, बर्तन की जो सतह होती है उसको ना चिपकने वाली बर्तन की सतह बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोइड या ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा सोडियम बेंजोइड। सोडियम बेंजोइड का उपयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? NaCHO यानी C7H5O2। इसे याद रखें। यानी सोडियम बेंजोइड को खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आग बुझाने वाले संयंत्र में कौन सी गैस काम में आती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस का प्रयोग आग बुझाने वाले संयंत्र में प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी डाइटम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा डाइटम। डाइटम जो समूह के जीव होते हैं इसका प्रयोग जो है वो मृत्यु से, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। चलिए देखते हैं। ईस्ट और मशरूम है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी शैवाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कवक। ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? कवक होते हैं। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी राइबोसोम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, इसे पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? केलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? केलिकर ने की थी। और इसका नाम जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था किसने दिया था? वो सी बेंडा ने इसका नाम दिया था। सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इससे पहले अल्टमान एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसका नाम क्या था? बायोप्लास्ट इसका नाम दिया था। कौन? अल्टमान ने इसका नाम बायोप्लास्ट दिया था। सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? केलिकर ने की थी इसकी खोज। और इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बात करें राइबोसोम, तो राइबोसोम जो है कोशिका में जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री से कहा जाता है। और कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या है? कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और कोशिका की बात कर लें सबसे बड़े अंग की, तो कौन हो जाएगा? गाल्जिकाय बॉडी। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 28। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 20। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 20 दांत जो है मनुष्य के 2 बार विकसित होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टाइफून, ऑप्शन बी बिली बिली, ऑप्शन सी टॉर्नेडो या ऑप्शन डी हरिकेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिली बिली। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली बिली के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य, ऑप्शन बी अमेरिका और कनाडा के मध्य, ऑप्शन सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य या ऑप्शन डी उत्तर और दक्षिण वियतनाम के मध्य। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा पाई जाती है। बात करें अमेरिका और कनाडा के बीच में तो 49वीं समांतर रेखा पाई जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा पाई जाती है। और बात करें उत्तर और दक्षिण वियतनाम के मध्य 70वीं समांतर रेखा पाई जाती है। इन्हें अच्छे से याद रखें। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा पाई जाती है? मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन पाई जाती है। इन्हें सबको अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
डेनमार्क की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कोपनहेगन, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी रिकजाविक या ऑप्शन डी बुडापेस्ट। तो जो डेनमार्क की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोपनहेगन। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और रिकजाविक जो है वो किसकी? आइसलैंड की राजधानी। किसकी? आइसलैंड। और बात करें बुडापेस्ट, ये किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी। किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी। इन सबको भी अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी नेपाल। तो देखिए भारत की जो सीमा है सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी? लगभग 4096 किलोमीटर इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और इसका भी यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? शून्य। शून्य रेखा। अगर पूछ ली जाए कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है, तो शून्य रेखा। क्या कहलाती है? शून्य रेखा। और सबसे कम जो है भारत की सीमा किसके साथ लगती है? सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेपाल हिमालय किन किन 2 देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु तथा सतलज के बीच, ऑप्शन बी सतलज तथा काली नदी के बीच, ऑप्शन सी काली तथा तिस्ता नदी के बीच या ऑप्शन डी तिस्ता तथा ध्यांग नदी के बीच। तो देखिए नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में स्थित है। इसको अच्छे से याद रखें। नेपाल हिमालय काली तथा तिस्ता नदी के बीच। बात करें सिंधु तथा सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? तो पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में। सतलज तथा काली नदी के बीच में कौन सा? कुमाऊं हिमालय स्थित है। कौन सा हिमालय यहाँ पर? कुमाऊं। और बात करें काली तथा तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तिस्ता तथा ध्यांग नदी के बीच में असम हिमालय स्थित है। इसे अच्छे से याद रखें। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मणिपुर में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोवा में। और बात कर लें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो बिहार में स्थित है। इन्हें अच्छे से याद रखें। मणिपुर में कैमुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो भारत दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और कर्नाटक में कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित हैं। इन्हें अच्छे से याद रखें। चलिए यहाँ पर हमारे 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और हमारी वीडियो जो है वो समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।